हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। और ये इंडियन इकोनॉमी जो हमारी चल रही है तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10वां होगा। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। अगर किसी ने वो 9 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई इंडियन इकोनॉमी के नाम से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते तो अब आपकी हर एक वीडियो में, ठीक फ्रेंड्स, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक लगा दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को इंडियन इकोनॉमी देखनी है तो इंडियन इकोनॉमी के नाम से लिंक मिल जाएगा। अगर किसी को इंडियन हिस्ट्री देखनी है, ठीक फ्रेंड्स, तो मैराथन की वीडियो के नाम से लिंक मिल जाएगा। अगर किसी को राम शरण शर्मा की बुक से देखनी है, ठीक फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ना है राम शरण शर्मा की बुक से और विपिन चंद्रा की बुक से, जो भी हमारी हिस्ट्री की वीडियो चल रही है, ठीक फ्रेंड्स, तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन टाइप देखना चाहते हैं जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है तो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट भी बना रखी है और उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अब हर वीडियो के अंदर, ठीक फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा। तो आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते तो सीधा आप लिंक पर क्लिक करो, सीधा आप प्लेलिस्ट पर ही पहुँच जाओगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना और 480 पिक्सल पे देखना। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की बात करते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन, ठीक फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो भारत का बजट है, ठीक फ्रेंड्स, बजट, ठीक फ्रेंड्स, और राजस्व प्राप्ति वगैरह, ठीक फ्रेंड्स, राजस्व प्राप्ति और बजट वगैरह जो भी है, ठीक फ्रेंड्स, संविधान में कहाँ बजट वगैरह लिखा हुआ है, तो ये है इस वीडियो का निचोड़। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी डी का फालतू क्वेश्चन है कि भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है तो वो 1 अप्रैल से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए बजट। बजट एक लेख पत्र है तो किसका? सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए शून्य आधारित। ठीक फ्रेंड्स, शून्य आधारित बजट क्या होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए शून्य आधारित बजट जो बजट होता है बिल्कुल नए सिरे से, मतलब जीरो लेवल से, मतलब तैयारी करना बजट की। ठीक फ्रेंड्स, बिल्कुल नए सिरे से, हर बार नए सिरे से बजट की तैयारी करना, इसको कहते हैं जीरो लेवल या फिर शून्य लेवल बजट। अगर ये पूछ ले ये शून्य लेवल बजट आया कहाँ से है तो ये देन है यूएसए की। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका में शून्य बजट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे अमेरिका ने भी कब अडॉप्ट किया था, तो आई थिंक ये 1977 में अमेरिका से आया था और अपने इंडिया में इसको लागू किया गया था 87-88 में। ठीक है, अगर ये पूछ ले अपने इंडिया में सबसे पहले किस राज्य में शून्य आधारित बजट आया था तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि भारत के संविधान में क्या बजट शब्द है, ठीक है, तो भारत के संविधान में बजट कहीं भी लिखा नहीं है। ठीक है, अगर ये पूछ ले भारत के संविधान में बजट को किस नाम से डिफाइन किया गया है तो ये किया गया है वार्षिक वित्तीय वितरण। ठीक है, और आर्टिकल याद रखना 112। ठीक है, ये बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कई बार ये ग्रुप सी डी के एग्जाम में सीधा उलझाने के लिए पूछ लेता कि बजट कौन से आर्टिकल में है, तो किसी आर्टिकल में नहीं है क्योंकि बजट शब्द हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है। बजट की जगह लिखा है वार्षिक वित्तीय वितरण। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए देखिए, ठीक है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है जो अभी बताया है। ठीक है, बिल्कुल हर बार नए सिरे से बजट को तैयार करना। ठीक है, आगे देखिए शून्य आधारित बजट कहाँ से आया था तो ये अमेरिका से। ठीक है, किस देश की देन है तो ये अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए अमेरिका में भी शून्य आधारित बजट कब अपनाया गया था 1977। ठीक है, ये सब बता दिया है इसलिए थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ मैं। आगे देखिए, ठीक है, शून्य आधारित बजट किस वर्ष भारत में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये अपनाया गया था 1987-88 में। ठीक है, बता दिया। और सबसे पहले आया था आंध्र प्रदेश में लगाया था शून्य आधारित बजट। आगे देखिए ये क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, तो ये देख लीजिए शून्य आधारित बजट हमारे भारत संविधान क्या बोलते हैं भारत सरकार ने कब अपनाया था तो ये 1987-88 को अपनाया था और उस टाइम चल रही थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो आने वाली वीडियो है तो ये सारी पंचवर्षीय योजना एकदम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए वार्षिक वित्तीय वितरण। ठीक है, संविधान में ये वर्ड लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय वितरण। ठीक है, ना कि बजट। संसद के दोनों समकक्षों के बीच कौन रखता है तो ये रखता है राष्ट्रपति। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार्षिक वित्तीय वितरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाता है या कौन रखता है तो ये रखते हैं राष्ट्रपति। आगे देखिए केंद्र सरकार के बजट। ठीक है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खातों के व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है। ठीक है, तो ये है केंद्रीय योजनाएं वगैरह जो सरकार लेकर आती है ना, योजना या फिर प्लानिंग वगैरह होती है। ठीक है, आगे चलिए ये भारत नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है भारत। ठीक है, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, भारत को अधिकतम कर किससे प्राप्त होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीपीएससी में कई बार पूछा है। ठीक है, ये भारत नहीं है, ये भारत को सबसे ज़्यादा आय होती है निगम कर से। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए केंद्र सरकार
केंद्र सरकार का गैर योजना का अंग नहीं है। ठीक है, तो गैर योजना का कौन सा अंग नहीं है? तो ये देखिए, विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। ठीक है, ये गैर योजना का अंग नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत सरकार की कुल कर आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो ये केंद्रीय आबकारी कर का। ठीक है, जो केंद्रीय सरकार वगैरह टैक्स वगैरह लगाती है, सबसे ज़्यादा उसका योगदान है। ठीक है, आगे देखिए, संघीय। ठीक है, संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है। ठीक है, संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है जो कॉर्पोरेट टैक्स से। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का नहीं है? तो ये व्यापार कर। ठीक है, ये संघ सरकार का नहीं है। ठीक है, व्यापार कर वगैरह राज्य सरकार वगैरह भी लगा देती है। ठीक है, उत्पादन शुल्क, आयकर और ये कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब संघ सरकार का स्रोत है। ठीक है, बट ये व्यापार कर नहीं है। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, राजकोषीय घाटा और वित्तीय। ठीक है, राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर क्या होता है? तो उसको कहते हैं सार्वजनिक ऋण। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, एक सेकंड, आगे चलते हैं। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे ज़्यादा योगदान होता है? तो ये राजकोषीय घाटा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कृषि। ठीक है, कृषि वगैरह है, आपने देखा होगा। तो कृषि कर वगैरह जो लगाती है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। आगे देखिए, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर, ये बजटीय घाटा कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है? ठीक है, तो राजकोषीय घाटा होता है मतलब कुल खर्चा। ठीक है, कुल खर्चा माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, मतलब जो भी टैक्स वगैरह आता है तो उससे प्राप्त, और ऋणों की वसूली प्लस में विनिवेशों से प्राप्तियाँ। ठीक है, अब ये सोच रहे हो कि ये विनिवेश वगैरह क्या है? ठीक है, मान लो कोई कंपनी है। ठीक है, सरकारी कंपनी है, तो उसमें प्राइवेट कंपनी को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जो कि आजकल एक A1 क्वालिटी का ये धंधा बन गया। ठीक है, मान लो कोई सरकारी कंपनी है तो उसमें प्राइवेट कंपनियों को भी न्योता दे दिया जाता है। ठीक है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में? ठीक है, जो भी हिंदी में बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण कर दिया जाता है किसी कंपनी का। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियों का भी हिस्सा वगैरह हो जाता है, तो उससे जो भी प्राप्तियाँ वगैरह होती हैं। ठीक है, तो कुल राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो कुल खर्चा माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, मतलब जो भी टैक्स वगैरह जो भी प्राप्त होता है। ठीक है, प्लस में ऋणों की वसूली, जो भी सरकार ऋण वगैरह या ऋणों पर ब्याज वगैरह वसूलती है, और प्लस में जो प्राइवेट कंपनियों की जो विनिवेश से प्राप्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो इन सबको कहते हैं क्या? राजस्वीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। आगे देखिए, भारत। ठीक है, भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है। ठीक है, संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में किसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे? तो ये कर आय के। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को, ठीक है, कर वगैरह लगाने होंगे। ठीक है, जैसे कि GST वगैरह लगाया था ना। ठीक है, तो इससे काफ़ी सरकार को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्यय का सबसे बड़ा मद है। ठीक है, तो व्यय की अदायगी। ठीक है, जो सरकार वगैरह जो उधार वगैरह लेती है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा चला जाता है। जो अदायगी वगैरह लेती है ना सरकार, दूसरे देशों से कर्ज वगैरह लेती है, तो उसका जो ब्याज भुगतान होता है। ठीक है, तो उस पर सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च होता है। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, संशोधित मूल्य वर्धित कर, या फिर इसको बोलते हैं मोड वेट। तो ये बिक्री कर से संबंधित है, या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि जो मोड वेट है। ठीक है, तो ये बिक्री कर पर लगाया जाता है। आगे देखिए, राजकोषीय घाटा क्या है? ठीक है, तो ये देखिए, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण अथवा दायित्व। ठीक है, तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया अभी। ठीक है, ऊपर देखा था ना। तो बजटीय घाटे का योग, ठीक है, सारा योग वगैरह, और सरकार का बाजार से ऋण और दायित्व। ठीक है, तो इसको कहते हैं बजटीय घाटा। आगे चलिए बस। ठीक है, भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो राजकोषीय घाटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, संपदा। ठीक है, संपदा कर 1957 में भारत में पहली बार लगाया गया था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने में बहुत समय के बाद संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, मतलब ये जो सेवाओं पर कर है। ठीक है, तो ये छोटे रूप में लागू किया गया था 1994-95 में, और बाद में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया था। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सेवा कर, ठीक है, सेवा कर को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1994-95। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। संघ सरकार के द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती? तो भूमि
कृषि भूमि पर ठीक है, यानी कि कृषि भी जो भी खेती बाड़ी है ठीक है, तो इस पर सरकार कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाती ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती तो लगाती है स्टेट गवर्नमेंट ठीक है। आगे देखिए, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर होगा, तो ये लेखा अनुदान ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं फ्रेंड्स ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए लेखा अनुदान ठीक है, लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखिए, पहला देखिए क्या कहता है। स्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है ठीक है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम के प्रावधान का प्रयोग करती है ठीक है। तो ये सही लग रहा है, बढ़ गया, ये गलत है ठीक है। पहला गलत है अपना, दूसरा आंसर है ठीक है। ये देखिए, लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्रा से संबंधित है ठीक है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्रा से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं ठीक है। तो ये दूसरा सही है ठीक है, क्योंकि जो ये लेखानुदान बजट है ठीक है, जो ये लेखा अनुदान है तो ये सरकार का जो बजट वगैरह आता है तो उसके व्यय से संबंधित है ठीक है। और यहाँ लिख रखा है स्थानीय सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा हमारा आंसर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर है ठीक है, मूल्य आधारित कर है या फिर बैट की विशेषता नहीं है ठीक है। यहाँ पर देखिए, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है बैट ठीक है, तो ये बैट हमारे इंडिया में कब लगा था, आई थिंक ये 2008 में लगाया गया था ठीक है। और इसका हिंदी में वर्जन देख लीजिए, मूल्य आधारित कर ठीक है, जिसको बैट बोलते हैं। तो यहाँ बैट की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये देखिए, ये वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया कर है ठीक है, जिसका वहन अंत उपभोक्ता को करना होता है ठीक है। तो यही गलत है। आगे चलिए, बाकी जो ये सही है ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ दोबारा, या मैं ही पढ़ देता हूँ ठीक है। देखिए, जो सही है यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है, ये सही है। यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है, तो ये भी सही है ठीक है। और ये गलत है जो अपना ग्रीन कलर का। आगे देखिए, यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार के विषय और राज्य सरकार का दायित्व से इसे सफलतापूर्वक लागू करने तक सीमित है ठीक है। तो ये तीनों सही हैं, बाकी तीसरा गलत है। आगे देखिए, भारत सरकार का ठीक है, भारत सरकार के संविधान में तो ये बता दिया है ठीक है, क्या कहा जाता है, तो वार्षिक वित्तीय वितरण ठीक है, या फिर वार्षिक बजट स्टेटमेंट ठीक है। आगे चलिए ठीक है, भारत में किसने आमदनी पर कर लगाने की शुरुआत की थी, तो जेम्स विल्सन। अगर ये पूछ ले ठीक है, जो क्या कहते हैं, भारत में जो केंद्र जो ये बजट वगैरह है ठीक है, तो कौन से वायसराय के काल में लगा था, तो याद रखना झंडूबाम करजन का नाम ठीक है। आगे चलिए, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत तो ये निगम कर है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 2-3 बार रिपीट हो गया है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, तो ये मार्ग कर ठीक है। रास्ता कर, जो भी आप सड़क वगैरह पे चलते हो ठीक है, अगर चलने पर कर लगा देगी तो फिर सरकार का क्या होगा ठीक है, और हमारा क्या होगा। आगे देखिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय सरकार से संबंधित है, तो ये उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आय शुल्क ठीक है, ये सरकार वगैरह केंद्र सरकार लगाती है। आगे देखिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कृषि आय पर लगाया जा सकता कर, तो ये राज्य सरकार लगाती है कृषि पर कर ठीक है, समझ गए होगे, कई बार बता दी। आगे देखिए, 19वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये संपदा कर है ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष कर है ठीक है। पहले ये 42वें संविधान संशोधन वगैरह में था संपदा कर या फिर संपत्ति कर कह लो ठीक है, तो अब इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा के ठीक है, 1978 के द्वारा हटा के कहाँ डाल दिया गया, तो ये 300 के कै में डाल दिया गया ठीक है, याद रखना इसको। पहले ये 42वें संविधान में था, फिर उसको 44वें संविधान संशोधन करके हटा दिया गया। अब इसको अगर पूछ लिया अब कहाँ है ये, तो अब इसको 300 कै में डाल दिया गया ठीक है। ये पॉलिटी का टॉपिक था। आगे देखिए, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, तो देखिए, पूर्ण रोजगार है, कीमत स्थिरता है ठीक है, बट हमें नहीं देखना। तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय का व्यापार का विनियमन मतलब जो कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा है ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, एक सेकेंड ठीक है, यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब ये विनियमन वगैरह है ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनियों को ही जो हिस्सेदारी वगैरह दे दी जाती है, तो इसी को विनियमन कहते हैं ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, कराधान ठीक है, कराधान का उपकरण क्या है, तो ये राजकोषीय नीति का ठीक है। आगे देखिए, कराधान का उपकरण
है फ्रेंड्स। तो कराधान का उपकरण ये राजकोषीय नीति का उपकरण है फ्रेंड्स। आगे देखिए, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद फ्रेंड्स, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद, या फिर ये क्लिष्ट वर्ड लग रहा हो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इतनी ही क्लिष्ट होती है फ्रेंड्स। भारत सरकार का व्यय किस पर सब्सिडी फ्रेंड्स, इमदाद का मतलब होता है सब्सिडी फ्रेंड्स। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है फ्रेंड्स, तो ये तेल खनिज वगैरह फ्रेंड्स। जो भारतीय सरकार ये पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा वगैरह किस पर होता है फ्रेंड्स, सब्सिडी वगैरह भारत सरकार की किस पर जाती है। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, अपना देश की आबादी बहुत है फ्रेंड्स, और आबादी बहुत है तो आपने देखा होगा आजकल घर में फ्रेंड्स चाहे कुछ हो ना हो लेकिन एक दो मोबाइल ज़रूर मिलेंगे और एक दो बाइक फ्रेंड्स। तो जो भारत सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा वगैरह होता है, जो पेट्रोलियम वगैरह का तेल संसाधन वगैरह खरीदे जाते हैं फ्रेंड्स, इन पर सबसे ज़्यादा भारत सरकार का खर्चा होता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, और जो ये नॉर्वे फ्रेंड क्या बोल रहा हूँ, जो ये नॉर्वे, स्वीडन और ये डेनमार्क कंट्री वगैरह हैं फ्रेंड्स, वहाँ आज भी 64% लोग साइकिल चलाते हैं फ्रेंड्स, ऑफिस वगैरह साइकिल से ही जाते हैं फ्रेंड्स, और ख़ासकर पैदल। ये धुआं वहाँ पर, ये धुआं धक्काड़ा वगैरह कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जैसे कि अपने इंडिया में। तो जो नॉर्वे वगैरह कंट्री हैं फ्रेंड्स, ना तो वहाँ पर कोई भी कैदी है जेलों में फ्रेंड्स, वहाँ पर मतलब छोटा सा तो देश है, छोटा सा देश क्या बहुत ही अच्छा देश है फ्रेंड्स, और वहाँ पर ना तो ये धुआं धक्कड़ वगैरह है फ्रेंड्स। 64% लोग आज भी साइकिल का यूज करते हैं, इसलिए वहाँ का जो एडवेंचर है और वहाँ का जो क्लाइमेट वगैरह है जो A1 क्वालिटी का है। और जो वहाँ की जो सरकारें हैं फ्रेंड्स, तो उन्होंने 2021 में मतलब देश में जितनी जेलें थी तो वो सारी सरकारी जेलें बंद कर दी हैं, क्योंकि वहाँ की जेलों में कोई रहता ही नहीं है, कोई वहाँ चोरी चकारी करता नहीं है, रेप वगैरह करता नहीं है। तो जो जेलें वगैरह थी सरकार ने उन पर लगवा दिया ताला फ्रेंड्स, क्योंकि वो खाली पड़ी थी। अब खाली थी तो सरकार ने कहा छोड़ो इनको बंद ही कर दो, कोई आता हुआ है नहीं इनमें फ्रेंड्स, तो समझ जाना। और हाल फिलहाल में करंट अफेयर का क्वेश्चन बना दूँ कि हाल फिलहाल में ना सैनिटरी पैड को सब फ्री कर दिया है फ्रेंड्स पूरे देश में। जो लड़कियों वगैरह लेडीजों वगैरह के लिए जो सैनिटरी पैड नेपक्यू सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं फ्रेंड्स, तो इनको फ्री करने वाला देश कौन सा है, तो स्कॉटलैंड ने फ्रेंड्स। पूरे देश में ये सैनिटरी पैड वगैरह लेडीजों और लड़कियों के लिए फ्री कर दिया फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए हमारे देश की आबादी इस देश के ऊपर शराब बनी हुई है फ्रेंड्स, और ख़ासकर ये जो पोल्यूशन वगैरह होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकार के वितरित नहीं किया जाता, तो राज्य सरकार को सरकार के सीमा शुल्क होता है ना फ्रेंड्स, जो ये फ्रेंड्स जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो राज्य सरकार के साथ शेयर नहीं करती है। आगे देखिए, भारत में सेवा फ्रेंड्स, तो भारत में ये मैंने देखिए क्वेश्चन बताया था ना, भारत में सेवा कर, तो ये 1994-95 में लगाया गया था। इस पर लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सैनबैट फ्रेंड्स, सैनबैट है उत्पादन शुल्क फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना उत्पादन शुल्क पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है, तो ये सैनबैट फ्रेंड्स, ऐसे याद रख सकते हो आप। आगे देखिए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति की बढ़ोतरी फ्रेंड्स। घाटे की वित्तीय अवस्था पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है कि मुद्रा आपूर्ति की बढ़ोतरी फ्रेंड्स। अगर यहाँ थोड़ा बहुत कुछ समझ ना आया हो फ्रेंड्स, तो अब ये रोज़ की तरह देखिए, यहाँ भी समझ सकते हो आप फ्रेंड्स। ये अलग ही तरीके के PDF मैंने प्रिंट कराई है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह की वीडियो चल रही है तो वो इस फॉर्म में प्रिंट है फ्रेंड्स, इस फॉर्म में प्रिंट है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि जो ये टॉपिक वगैरह है फ्रेंड्स, जो अभी ऊपर क्वेश्चन देखे हैं ना, तो ये इतने स्टेट PCS के अकॉर्डिंग ये इनफ नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने एक और PDF अलग से मतलब टाइप करवाई है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, सरकार फ्रेंड्स, सरकार की व्यय कारारोपण और ऋण संबंधी नीति को क्या कहा जाता है, तो ये राजकोषीय नीति कहा जाता है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय नीति का संबंध है तो सरकार की प्राप्तियों और खर्चों से इसका संबंध है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को प्रदान की जाती है, तो ये उपभोक्ता इकाई फ्रेंड्स, जो उपभोक्ता वगैरह हैं फ्रेंड्स, तो भारत सरकार उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराती होगी फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त अप्रत्यक्ष व्यय अप्रत्यक्ष व्यय होगा जिसके लिए सरकारी अनुमोदित सरकारी क्या लिखा है अनुमति फ्रेंड्स, सरकारी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स। तो ये सिंपल वे में समझिए, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा अप्रत्यक्ष व्यय है फ्रेंड्स, कौन सा अप्रत्यक्ष व्यय है या खर्चा है जिसके लिए सरकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो है भारत का आपातकालीन वित्त फ्रेंड्स।
आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण तो ये CSO के द्वारा तैयार किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये खासकर SSC CGL का पालतू क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय रेलवे का अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। 2-4 दिन मैंने जो वीडियो पहले प्रोवाइड कराई थी ना, ठीक है, जो लास्ट वीडियो प्रोवाइड कराई थी, तो उसमें मैंने बताया था जो रेलवे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है तो ये माल ढुलाई, ठीक है, वस्तुओं के जो आवागमन हो जाता है, इधर से उधर माल करता है रेलवे, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आगे देखिए, ठीक है, अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर कोई भी देख रहा हो ना, तो डायरेक्ट आप, ये हमारा 10वां पार्ट है, इस पर मत जाना, ठीक है, क्योंकि मैं चैप्टर एकदम सीक्वेंस वाइज में करा रहा हूँ, और इससे पहले क्या कराया था, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, और आप भी अगर सीक्वेंस में देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले, ठीक है, शुरू से अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप यहाँ से देखना चाहते हो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आप यूट्यूब पे घूमने आए हो, टाइम पास करने आए हो, तो यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, आप छिक जाओगे। ठीक है, लेकिन यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियो देखो, आपको जहाँ भी अच्छा कंटेंट मिले आप वहाँ जाओ, लेकिन एक जगह टिक जाओ। ठीक है, ये ना हो कि 2 मिनट किसी और चैनल पे गए, ठीक है, वहाँ अच्छा नहीं लगा, फिर मेरे चैनल पे आ गए। अब मेरे चैनल पे तो एकदम हार्ड लेवल में, डीप लेवल में चल रहा है। ठीक है, NCERT का निचोड़। ठीक है, अब जिसने NCERT वगैरह पढ़ी होंगी तो उसके समझ में आएगा। ठीक है, एकदम डीप में। ठीक है, और आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप स्किप करोगे, दूसरे चैनल पर जाओगे। ठीक है, तो एक जगह टिक जाओ जहाँ भी आपको A1 क्वालिटी का कंटेंट मिले। ठीक है, तो चलिए लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कर, ठीक है, इनमें से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है। ठीक है, तो ये सिंचाई कर, सिंचाई व्यय, ठीक है, सिंचाई कर कह लो या सिंचाई व्यय, ये एक विकासात्मक व्यय है। आगे देखिए, विनिवेश क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने शुरू में बताया था ना, सरकार द्वारा निजी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचना। ठीक है, कोई सरकारी कंपनी है तो उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो उसी को कहते हैं क्या, विनिवेश। ठीक है, समझ गए होगे जो मैंने शुरू में ऊपर बताया था। आगे चलिए, यहाँ क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन। ठीक है, तो ये ऊपर भी क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हुए। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आगे चलते हैं, भारत सरकार के बजट आंकड़ों का ब्याज भुगतान, सामायिक पेंशन, सामाजिक सेवाओं किसके भाग होते हैं, तो ये गैर योजनागत। ठीक है, अब मान लो किसी को बुढ़ापा पेंशन या फिर विडो पेंशन मिल रही है, ठीक है, तो इसके लिए कोई योजना वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो ये सामाजिक सेवाओं के भाग होते हैं, और ये होते हैं गैर योजनागत व्यय। ठीक है, ये इसके लिए कोई योजना वगैरह नहीं होती, ये देने हैं तो देने हैं। ठीक है, आगे चलिए, भारत सरकार के बजट आंकड़ों की कुल प्राप्ति और कुल व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बजटीय घाटा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में राजकोषीय घाटा क्या है। ठीक है, तो ये ऊपर भी बताया था मैंने, राजकोषीय घाटा क्या है। यहाँ देखिए, बजट घाटे और सरकार को बाजार की उधारी का योग और दायित्व। ठीक है, ऊपर बताया था ना मैं। ठीक है, बजट घाटा और सरकार ने जितना भी बाजार से ब्याज वगैरह, ऋण वगैरह लिया है, ठीक है, और उनकी अदायता को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए, ठीक है, हाल के वर्षों में भारत की केंद्रीय सरकार के व्यय का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, तो ये ब्याज भुगतान ऊपर बता दिया, जो सरकार फॉरेन कंट्रीज वगैरह से जो उधार लेती है पैसा, तो उनका ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा खर्च होता है ब्याज भुगतान पर। ठीक है, आगे देखिए, बजट घाटे का आकलन में भारत का आधिकारिक दृष्टिकोण डैश को बाहर रखकर ज्ञात किया जाता है, तो ये नगद संतुलन को बजट, ठीक है, नगद संतुलन को बजट घाटे के बाहर ही रखा जाता है। ठीक है, तब जनगणना वगैरह की जाती है कि राजकोषीय नीति का संबंध है, तो एक लोक राजस्व और लोक व्यय और कर्ज से। ठीक है, ये कर्ज लिखा हुआ है, ये दोनों आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक लेखा निधि व्यवस्था को भारत में बांटा जाता है, तो ये आय, उत्पादन और व्यय में बांटा जाता है। ठीक है, ये इंडिया के अंदर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कर्ज के दृष्टिकोण में नहीं होता। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक निश्चित बिंदु के बाद, ठीक है, एक निश्चित बिंदु के बाद घाटा वित्तीय पोषण रूप में डैश की ओर जाता है, तो ये मुद्रास्फीति की ओर जाता है। ठीक है, मतलब घाटा ही होता रहेगा तो फिर क्या होगा, मुद्रास्फीति होगी। आगे चलिए, लोक बजट में शून्य। ठीक है, तो ये बता दिया, अमेरिका ने दिया था। सरकारी बंद पत्र को बेचने की प्रक्रिया बजट के डैश के अंतर्गत आती है, तो पूंजी प्राप्ति है। ठीक है, सरकार जो सरकारी कंपनियां वगैरह बेच देती है प्राइवेट कंपनियों को। ठीक है, तो ये पूंजी पत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे चलिए, पूंजी प्राप्ति के, ठीक है, पूंजी प्राप्त करना चाहती है सरकार। ठीक है,
वैसे आप ये बताओ, जो सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है प्राइवेट हाथों में, तो ये बढ़िया है या गलत है? ठीक फ्रेंड्स, तो मुझे तो नहीं लगता ये ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, तो मुझे तो नहीं लगता ये ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, सरकारी चीज़ों को बेचना, प्राइवेट कंपनियों को हाथों में देना, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि सरकार को पूछो तो सरकार कह देती है हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसा प्राइवेटाइजेशन करके ही आएगा। ठीक फ्रेंड्स, मान लो आपके पास एक गाड़ी है, ठीक फ्रेंड्स, मान लो आपके पास ऑडी है या मर्सिडीज़ वगैरह है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप वो सही नहीं, प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या फिर उसमें कुछ हो गया, ठीक फ्रेंड्स, टूट फूट हो गई है या जो भी है, तो आप क्या करोगे? आप उसको बेच दोगे अपने पड़ोसी को, या फिर किसी और को बेच दोगे, या उसे ठीक कराओगे? फ्रेंड्स, अगर सरकार से कोई क्वेश्चन करने वाला हो तो सरकार ये कहती है कि ये जो रेलवे वगैरह है, या फिर जो ये एयरपोर्ट वगैरह है, ठीक है ना, तो इनको बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो सरकार कहती है ये मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, और ये सब कुछ इनकम वगैरह करके नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, ख़राब पड़े हैं। ठीक है ना, ख़राब वगैरह कुछ नहीं पड़े, तो ख़राब पड़े तो आप ठीक करो ना। ठीक है ना, मान लो आपके पास गाड़ी है और वो ख़राब है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी मर्सिडीज़ बेच दोगे या ऑडी बेच दोगे। ठीक है ना, उसे ठीक कराओ। ठीक है ना, तो सरकार मतलब खुद कुछ करना नहीं चाहती, प्राइवेटाइजेशन करे जा रही है कि प्राइवेट कंपनियों वाले करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा ठीक नहीं है, बस मेरे अकॉर्डिंग ये एज़ पर माई ओपिनियन। ठीक है ना, बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है ना, आप लोग ज़्यादा जानते होगे। ठीक है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे से कोई पूछे तो ये मैं बताऊंगा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है ना, मान लो किसी चीज़ में दिक्कत है, अगर किसी चीज़ में दिक्कत है तो उसे ठीक करो, ये थोड़ी है कि बेच दोगे। ठीक है ना, तो चलिए लेट्स बैक डाउन आवर टॉपिक। भारतीय, ठीक है ना, भारतीय राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना, ये कोई इनका उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना, आगे देखिए, भारत में इनमें से किस उद्योग में सबसे बड़ा निवेश है? तो ये स्टील, ठीक है ना, स्टील उद्योग में है इनमें से। अगर यहाँ होता ना वस्त्र उद्योग, ठीक है ना, तो हम वस्त्र की तरफ जाते, बट कपड़ा ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कुटीर उद्योग वगैरह। ठीक है ना, आगे चलिए, यदि सरकार का व्यय सरकारी व्यय की से चालू खातों के संबंध में बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति का परिणाम क्या होगा? तो चालू खाता घटा, ठीक है, चालू खाते को घाटा हो जाएगा ऐसे में। आगे चलिए, पूंजी पूंजी लाभ उस वस्तु को संदर्भित करता है जो वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, मैं ये इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि आज तबीयत वगैरह ख़राब है बिल्कुल, 2-3 दिन से यहाँ बारिश हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही, और तबीयत वगैरह भी सही नहीं है। ठीक है, गले के तो माँ बहन एक हुई पड़ी है। ठीक है, आगे देखिए, 16-17। ठीक है, ये 16-17 के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पुट कर दिया। ठीक है, जो कि आज भी काम करेगा। ठीक है, बजट 2016-17 के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन क्या था? ठीक है, तो ये सरकार जो उधार वगैरह लेती है ना, और आज भी लेती है। ठीक है, और अन्य दायित्व। ठीक है, जो सरकार वगैरह फॉरेन कंट्री से उधार वगैरह लेती है। ठीक है, 2017-18 में भी लेती थी, आज भी ले रही है। ठीक है, और उनकी जो ब्याज वगैरह देयताएँ होती हैं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा उनका खर्चे का कारण है। आगे देखिए, किस वायसराय के काल में? तो ये झंडू राम करजन के काल में बजट व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, आगे देखिए, 29वां नंबर क्या कहता है, इनमें से कौन सामान्यतः भारतीय संसद में वित्तीय बजट प्रस्तुत करता है? ये वित्त मंत्री बजट को प्रस्तुत करते हैं संसद में। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बजट कितनी बार प्रस्तुत किया है या फिर किसने किया है, तो मोरारजी देसाई ने आई थिंक 10 बार बजट पेश किया है अब तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा सरकार के विकासात्मक व्यय में नहीं गिना जाता? तो ये है रक्षा व्यय। ठीक है, जो ये रक्षा वगैरह है, ठीक है, जो DRDO वगैरह है, ठीक है, तो इनका व्यय, ठीक है, विकासात्मक व्यय में नहीं काउंट होता है। आगे देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, ये डीप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अकाउंटेंट वगैरह के पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लीजिए, किसी फर्म के बारे। ठीक है, कोई कंपनी है, किसी फर्म के आर्थिक लाभ की गणना करें यदि उनका कुल राजस्व 35 करोड़, स्पष्ट लागत 7 करोड़ और अस्पष्ट लागत 10 करोड़ है। ठीक है, तो देख लीजिए कितना होगा। ठीक है, 10 और 17। ठीक है, 17 में से 35 में से 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 18 ही आ जाएगा आई थिंक। आगे चलिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यदि सरकार घाटे का वित्त पोषण करे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रभाव बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर देख चुका हूँ, और ये लिस्ट हिंदी लिखी हुई है। ठीक है, एकदम NCERT के। आगे देखिए, निम्न में से एक को छोड़कर अन्य सरकारी राजस्व स्रोत हैं। ठीक है, तो ये कृषि कोई राजस्व स्रोत नहीं है सरकार का। ठीक है, ये कृषि पर जो भी सरकार वगैरह टैक्स लगाती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। आगे देखिए, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में कार्यरत अधिकतम है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व खर्चा और राजस्व प्राप्ति के अंतर को बजटीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, लगभग
35 और 47 कितने हो गए ठीक है, जितने भी हैं ठीक है ठीक है। लगभग 90 के अराउंड क्वेश्चन करा दिए ठीक है। और ये हमारे बजटीय व्यवस्था ठीक है देख लिए। तो कोई नया स्टूडेंट वगैरह हो ठीक है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर और ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर और हमारी हिस्ट्री वगैरह की वीडियो देखनी है, हिस्ट्री पर जियोग्राफी वगैरह की ठीक है, तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के ठीक है मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर टॉपिक का, हर प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया गया है, तो आप किसी भी वीडियो को देखना ठीक है, वहाँ जाके आपको लिंक ज़रूर मिलेगा ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो हमारी इकोनॉमी में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ठीक है, इनको हम निपटाएंगे ठीक है।